वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही नाम से क्लियर हो रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और वो भी करंट से रिलेटेड, मतलब करंट की वजह से बनने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा कि जो मैग्नेटिज्म हमारा प्रिपेयर हो रहा है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से लिंक ही है। मतलब आप ये जानोगे कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच नहीं है, बल्कि एक ही ब्रांच है और एक ही ब्रांच में हम इन दोनों चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर के बारे में जो भी हम जानेंगे तो इससे हमको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से काम करती है या फिर जनरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती किस तरीके से है और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम किसी मोटर को किस तरीके से रन कराते हैं। यहाँ पे ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है आपका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मतलब यहाँ पे एक ऐसी चीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम देख नहीं सकते हैं, हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में सुना है कि मैग्नेटिक फील्ड नाम की कोई चीज होती है और उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो मैं मिलन मुखर्जी स्टार्ट करता हूं ये चैप्टर 13 है आपके क्लास 10th के लिए और इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चैप्टर हमारा शुरू होता है ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से और ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। इन्हें 1820 के आसपास एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट से इनको पता चला था कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग चीज नहीं है बल्कि एक ही चीज है। तो स्टार्ट करते हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के साथ। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, तो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में ये देखा था कि इनके पास एक वर्किंग टेबल थी। उस वर्किंग टेबल के ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट बनाया हुआ था और उस इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट में कुछ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे। जब वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके पास में एक नीडल कंपास रखा हुआ था। कंपास या नीडल किसको बोलते हैं अपन, जिसमें डिफ्लेक्शन आता है। वो डिफ्लेक्शन कब शो होता है, जब आसपास कहीं ना कहीं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब अगर मेरे पास कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो मुझे कंपास में हल्का सा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। कंपास छोटे छोटे साइज के भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के भी होते हैं। अगर छोटे छोटे नीडल्स को या छोटे छोटे कंपास को हम किसी मैग्नेट के पास लाएंगे तो हम देखते हैं कि उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। वो डिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्योंकि उस रीजन में आसपास कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कैपेबिलिटी होती है कि वो नीडल में कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से नीडल में हल्का सा डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट है, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि उनके पास एक टेबल थी। उस टेबल में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट उन्होंने बनाया हुआ था। कहीं पे बल्ब लगाया हुआ था, कहीं बैटरी लगाई हुई थी, एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाई हुई थी। उन्होंने ये देखा कि जैसे ही वो इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन कर रहे थे तो ऑन करते टाइम उनके पास में रखा हुआ जो नीडल था, कंपास था, उसमें थोड़ा डिफ्लेक्शन आना आ रहा था। तो उनको लगा कि हो सकता है कि आसपास कहीं ना कहीं कोई मैग्नेट रखा होगा, जिस मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है। फिर वो काम करते करते उनका ध्यान फिर से गया कि जैसे ही वो सर्किट को ऑन करते हैं तो उस नीडल में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही वो सर्किट को ऑफ कर देते हैं तो फिर उनका नीडल डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता है। तो कई बार नजरअंदाज करने के बाद भी उन्होंने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि जैसे ही वो सर्किट को ऑन कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन आता है और सर्किट को ऑफ करते हैं डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही प्रिसाइजली किया और एक सर्किट के आसपास कुछ कंपास को अरेंज कर दिया और जैसे ही कंपास को अरेंज कर दिया और जैसे ही सर्किट को ऑन किया तो देखिए सारे कंपास में थोड़ा डिफ्लेक्शन शो होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब उनको ये कंक्लूजन मिला कि ये जो कंपास में डिफ्लेक्शन आता है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है। और उन्होंने पूरी लैब को सर्च कर लिया, कहीं भी उनको कोई भी मैग्नेट नहीं मिला। बिना मैग्नेट के उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। और वो मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस हो रही थी, वो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर से या जो सर्किट में वायर इस्तेमाल किया गया था उस वायर में चल रहे करंट की वजह से उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। तो हमारा कंक्लूजन ये जाता है कि अगर किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जब दौड़ता है तो उसके आसपास एक फील्ड बनने लगती है। उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसको और डिटेल में अगर समझना है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि उसमें चार्जेस का फ्लो कर रहा है। और अगर हम चार्जेस को समझे, चाहे हम उसको इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में समझे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उसमें चार्जेस है, तो सीधी सी बात है इस इलेक्ट्रॉन के आसपास एक फील्ड होती है। उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इस फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फिजिक्स में आप लोग ये चीज जानते हैं कि फिजिक्स में दो चीजें होती है, एक स्टैटिक कंडीशन की चीजें होती है और एक काइनेमेटिक कंडीशन की चीज होती है, मूविंग कंडीशन की चीज होती है। रुकी हुई दुनिया या रुकी हुई प्रकृति अलग तरीके से स्वभाव दिखाती है और मूविंग कंडीशन में अगर कोई चीज है तो उसका स्वभाव अलग तरीके से हो जाता है।
इसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हो कि किसी भी बॉडी अगर रुकी हुई कंडीशन में है तो मैं उसके मास को महसूस कर सकता हूं, लेकिन यही बॉडी अगर मूविंग कंडीशन में आ गई है तो मुझे उसका मोमेंटम फील हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी फील हो जाएगी। अगर वो रुकी हुई कंडीशन में है तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी फील होती है, और अगर वो मूविंग कंडीशन में तो मुझे काइनेटिक एनर्जी फील होती है। मतलब रुका हुआ चीज अलग तरीके से बिहेवियर शो करता है और चलती हुई चीज अलग तरीके से शो करती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि पानी होता है, रुका हुआ पानी अलग तरीके का बिहेवियर शो करता है और मूविंग कंडीशन का जो पानी होता है वो अलग तरीके का बिहेवियर शो करता है। फिजिक्स में इसी को हम हाइड्रोस्टैटिक्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, और मूविंग कंडीशन के वाटर को हम क्या करते हैं, या बॉडी मूविंग कंडीशन के लिक्विड को हम किसके फॉर्म में समझते हैं, हाइड्रोडायनामिक के फॉर्म में समझते हैं। तो अभी हमने ये जाना कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर रुकी हुई कंडीशन में होता है तो उसके आसपास एक स्पेस या रीजन होता है, उस स्पेस या रीजन में एक फील्ड क्रिएट होती है और उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल के आसपास कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए तो मुझे देखने को मिलेगा कि या तो इसमें एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा या तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक रिपल्शन डेवलप हो जाएगा। मतलब इस फील्ड के अंदर, इस स्पेस के अंदर, इस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उस चार्ज पार्टिकल में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिलेगा। ठीक, अभी मैंने बोला कि अगर यही चार्ज पार्टिकल को मैं किसी वायर के अंदर रख दूं, इसी चार्ज पार्टिकल को मैंने किसी वायर में रख दिया है और वायर में रखने की वजह से क्या हो रहा है, अब ये मूविंग कंडीशन में है, करंट मेरा फ्लो कर रहा है। अगर मेरा करंट फ्लो कर रहा है तो इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव करेगी। तो जब ये चार्ज पार्टिकल मेरा मूव करता है तो सर्किट में करंट जनरेट होता है, और जैसे ये फील्ड मूव करती है तो इसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होने लगती है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, या मैंने बोला कि इस वायर के आसपास एक रीजन जनरेट हो गया है, इस रीजन में अगर मैं कहीं पे भी एक कंपास को या नीडल को लाके रखता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे इस नीडल में एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास में कोई कंपास या नीडल लाता हूं तो मेरे को डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड जब मूविंग कंडीशन में है, जब दौड़ते हुए चार्ज में से जो फील्ड बन रही है उसके आसपास अगर मैं कोई कंपास को या नीडल को लाता हूं तो उसकी में मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन मुझे देखने को मिलता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब मूविंग कंडीशन में आ जाती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और हम उसको नाम रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड नाम क्यों रखा है, हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेम वही फील्ड है जो एक मैग्नेट के आसपास एक्सपीरियंस की गई है या मैग्नेट के आसपास समझी गई है। सेम टू सेम वही फील्ड मुझे करंट कैरिंग वायर के आसपास देखने को मिलती है, इसलिए अपन इस फील्ड को क्या नाम रखते हैं, इस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड नाम रखते हैं। मतलब होल एंड सोल ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये था कि अगर किसी सर्किट में करंट चल रहा है तो जब तक करंट चलता रहेगा उसके आसपास एक फील्ड क्रिएटेड रहेगी, उस फील्ड को हम क्या बोल रहे हैं, उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड से आप फैमिलियर हो, बहुत कुछ जानते भी हो। मैग्नेटिक फील्ड हमको कहां देखने को मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड हमको देखने को मिलती है एक मैग्नेट के आसपास या फिर किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास। तो मैंने दो तरीके की बात कर रहा हूं कि मैग्नेट के आसपास भी जो फील्ड होती है उसको भी हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास जो फील्ड होती है उसको भी हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को जरा मैं डायग्राम के हिसाब से समझूं कि अगर मैंने बोला कि कोई मैग्नेट है मेरे पास, अगर मेरे पास कोई मैग्नेट है तो उसके आसपास एक स्पेस होता है, उसके आसपास एक रीजन होता है, जिस रीजन में इस मैग्नेट के असर को मैं महसूस कर सकता हूं। इसके असर को महसूस कर सकता हूं मतलब क्या, उस स्पेस में, उस रीजन में अगर कोई मैं दूसरा मैग्नेट लाता हूं या फिर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाता हूं तो मैं ये देखूंगा कि उसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन मुझे देखने को मिलेगा। कैसा, जैसे लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास एक मैग्नेट है, मेरे पास एक मैग्नेट है, इसमें मैं एक तरफ नॉर्थ पोल दिखा रहा हूँ और एक तरफ मैं क्या दिखा रहा हूँ, साउथ पोल। हम जानते हैं मैग्नेट में दो पोल होते हैं, हमेशा वो डायपोल क्रिएट करता है, दो पोल्स के साथ होता है, सिंगल पोल्स के साथ नहीं होता। जैसे चार्ज पार्टिकल में सिंगल पोल हो सकते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं मैग्नेट में दो पोल हमेशा रहते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, हम उसको नाम रखते हैं। ये नॉर्थ और साउथ हमने नाम क्यों रखा उसके पीछे एक अलग कहानी है, बट वो कभी और डिस्कस करेंगे अपन। आप जानिए कि मैग्नेट है, इस मैग्नेट के आसपास एक स्पेस है, एक रीजन है। इस स्पेस या रीजन में अगर मैं किसी दूसरे मैग्नेट को ला रहा हूं, अगर मैं किसी दूसरे मैग्नेट को ला रहा हूं या फिर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को ला रहा हूं, जैसे लेट अस सपोज दैट आयरन,
तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि इसमें या तो कहीं ना कहीं कोई अट्रैक्शन देखने मिलेगा, या हो सकता है इसमें मेरे को थोड़ा रिपल्शन देखने को मिले, मतलब एक अट्रैक्शन या रिपल्शन मेरे को महसूस होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड। सेम वही मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने बोला कि कोई वायर है मेरे पास, इस वायर में मैं क्या कर रहा हूं, इस वायर में मैं करंट चला रहा हूं। मैंने क्या किया, इस वायर में मैंने करंट चलाया हुआ है और ये करंट मूव कर रहा है। जब करंट मूव कर रहा है तो इसके आसपास के एरिया में, इसके आसपास के रीजन में एक स्पेस मिलेगा मेरे को, जिसमें मेरे को सेम इसी टाइप की फील्ड देखने को मिलेगी। उसको मैं क्या नाम बोलूंगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। और यही हमको किसने बताया था, यही हमको हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने बताया था, इसलिए इसको हम ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं, समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। अभी हमने बताया कि एक मैग्नेट के आसपास एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है, जिसके अंदर एक फील्ड में इमेजिन कर रहा हूं, जो कि किसी मैग्नेट को या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो करा सकता है। एक इनविजिबल सी चीज इस मैग्नेट के आसपास प्रेजेंट है, उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड बोलता हूं। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड को अगर मुझे समझना है तो मैं किस तरीके से समझूंगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा है कि उस फील्ड के अंदर जब कुछ इंट्रैक्शन होता है तो उस फील्ड में कुछ एक्टिविटी होती है, या तो वो फील्ड श्रिंक करती है, या तो स्ट्रेच होती है, या उसमें कुछ मूवमेंट आता है। तो उसको मुझे समझना है। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को ठीक तरीके से समझना है तो मुझे उसको विजिबल बनाना पड़ेगा, मुझे उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना होगा। तो हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट के आसपास एक फील्ड है, उस फील्ड को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपन कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये आपने कई बार अपने बोर्ड में, फिजिक्स की किताबों में, इंटरनेट में ये डायग्राम कई बार देखा होगा। तो ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम हमारा कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और फिर ये क्या होती है, थोड़ा ऐसे दूर की ऐसे चलती जाती है, ठीक है। अब चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में आपको और बताता हूं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम कैसा बनाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनाते हैं कि इसके आसपास में जो रीजन है, जो स्पेस है, उस फील्ड में जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसको मैं ठीक तरीके से समझ लूं। अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड विजिबल होती, मैं उसको देख पा रहा होता, तो वो कैसा दिखता, वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको और बता दूं कि साइंटिस्ट लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को क्या रखा है, मैग्नेटिक फील्ड को एक वेक्टर क्वांटिटी रखी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास एक डायरेक्शन है, हर पॉइंट में इसका एक डायरेक्शन है। और इसका डायरेक्शन कैसा रहता है, इसका डायरेक्शन आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ को जाती है। तो इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, इसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ रहेगा। बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन कैसा बनेगा, बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन बनेगा नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये नॉर्थ से निकल रही है और साउथ को जा रही है। और एक बार और एक प्रॉपर्टी और आपको बता रहा हूं मैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये क्लोज्ड कर्व है, ओपन कर्व नहीं है। अब आप लोगों को बुक में बड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि यार ओपन कर्व क्या है, क्लोज कर्व क्या है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल दुनिया का शब्द है। जैसे लेट अस सपोज दैट मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसको अपन कैसे दिखाते हैं, उसको अपन इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो मेरा चार्ज पार्टिकल है, इसमें जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। मतलब ये जो कर्व है मेरा, ये दोबारा आके वापस क्लोज नहीं हो रहा है, ओपन हो रहा है। इसलिए इस टाइप के कर्व को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के कर्व को हम ओपन कर्व बोलते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बनाते हैं, इसके जो कर्व होते हैं वो कैसे कर्व होते हैं, वो हमेशा क्लोज कर्व होते हैं। क्लोज कर्व का मतलब कैसा, ये नॉर्थ से जाके साउथ में तो जा रही है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से कहां हो जा रही है, वापस नॉर्थ की तरफ आ जा रही है। मतलब एक कंक्लूजन और बनता है हमारा कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ टू नॉर्थ टू साउथ होगा, लेकिन अंदर की तरफ कैसा होगा, अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ होगा। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है मेरी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, ठीक। चलिए अब इसकी स्ट्रेंथ को समझे कि अगर मैंने बोला कि मैं ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, जिसके पास बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, और एक ऐसा रीजन बोल रहा हूं जहां इंटेंसिटी बहुत कम है, तो क्या ये लाइनें उस चीज को समझा सकती हैं, शो कर सकती हैं? हाँ, शो कर सकती हैं। कैसा, जब मैं पोल्स की तरफ जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वहां पे उसकी डेंसिटी, उसका जो क्राउडनेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा।
मतलब मैं इन स्पेस को, इन रीजन को देख पा रहा हूं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत क्राउडेड है। जहां जहां फील्ड्स क्राउडेड होंगी, डेंस होंगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। और अगर मैं इन स्पेस को देखूं तो यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की जो क्राउडनेस है वो बहुत कम दिख रही है, इनके बीच में काफी गैप दिख रहा है। गैप दिख रहा है का मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है और यहाँ जाके मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई है। तो सीधी सी बात है, किसी भी किताब में, किसी भी डायग्राम में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बहुत पास पास दिख रही है, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। और अगर वो थोड़ा दूर दूर दिख रही है, गैप उनमें ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम बन रही है, उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ही कम बन रहा है। तो मेरा ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, चलिए एक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगे। क्यों मीट नहीं करेंगे उसके बारे में, ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हुई है ये एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हर फील्ड को मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी माना गया है, हर पॉइंट को उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। जैसे लेट अस सपोज दैट कि अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और इसका डायरेक्शन शो कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो मैं देख रहा हूँ कि हर पॉइंट का डायरेक्शन अलग 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 बन रहा है। ठीक, जैसे लेट अस सपोज दैट कि अगर मैं दो कर्व बनाता हूं और ये दो कर्व आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट कर जाते हैं, जब ये इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो मैं देखूंगा कि अगर इस पॉइंट को मैं इमेजिन करूं तो इस वाले कर्व के हिसाब से इसका डायरेक्शन कहां बनेगा, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। और इस वाले कर्व के हिसाब से डायरेक्शन देखूं तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं प्रैक्टिकली इमेजिन करूं तो एक रीजन है, हर पॉइंट का सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है, एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं। लेकिन मुझे यहां देखने को क्या मिल रहा है, मुझे यहां एक देखने को मिल रहा है कि इसके पास दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन इधर की तरफ है और एक डायरेक्शन इधर की तरफ है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड में के हर पॉइंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो सकता है, एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकते। जब एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकते तो इसका मतलब यह है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसलिए एक प्रॉपर्टी बन रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे डू सो द डायरेक्शन एट अ पॉइंट विल बी मोर देन वंस विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चौथी प्रॉपर्टी हो गई है। इन चारों प्रॉपर्टी को आप लोगों को याद रखना है। चलिए बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर है मेरे पास, एक वायर है मेरे पास और उसमें करंट चल रहा है। अगर उसमें करंट चल रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होगी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट अस सपोज दैट कि मैं एक वायर ले लेता हूं और इस वायर में करंट मेरा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने माना हुआ है कि जिसमें करंट का डायरेक्शन होगा, करंट ऑल्दो एक स्केलर क्वांटिटी है बट फिर भी इसके पास एक डायरेक्शन होता है। फिजिक्स में करंट ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक स्केलर है लेकिन उसमें एक डायरेक्शन जरूर होता है, उसके मूवमेंट का एक डायरेक्शन होता है। हम देख रहे हैं कि करंट का हम ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि करंट मेरा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास एक रीजन क्रिएट हो जाएगा। इस रीजन में क्या मिलेगा, इस रीजन में मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। ये कैसा हो सकता है, लेट अस सपोज ये जो रिंग्स बनाई हुई है मैंने, ये प्लेन ऑफ पेपर पे इमेजिन कीजिए कि ये जो मेरा करंट जा रहा है, मैंने एक पेपर रखा हुआ है, उस पेपर पे मैं इस रिंग को बना के ड्रॉ कर सकता हूँ। मतलब हवा में क्या होगा, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर इमेजिन कर लो आप, इनविजिबल सी चीज है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड देखने को बोल रहा हूँ। ठीक, चलिए अगर मुझे इसकी इंटेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम किससे दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम कैपिटल बी से दिखाते हैं। हमारा एक सिंबॉलिक फॉर्म होता है कि कैपिटल बी से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को दिखाते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है। निकोला टेस्ला के नाम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट रखी गई है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड की जो छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गॉस। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला, जो कि निकोला टेस्ला के ऊपर दी गई है। और इसकी जो स्मॉलर यूनिट होती है वो होती है गॉस, जो कि एक साइंटिस्ट है गॉस, उन्हीं के ऊपर दी हुई है। ठीक, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बी दिखा रहा हूं तो सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई की।
इसका मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी उतना ज्यादा होगी। ठीक, एक बात तो मेरे को समझ में आ रही। दूसरा, इसके अलग अलग पॉइंट की इमेजिन करूंगा मैं, थोड़ा सा मैं पास में जाता हूं, फिर थोड़ा दूर जाता हूं, फिर थोड़ा और दूर जाता हूं, फिर थोड़ा और दूर जाता हूं। तो मैं ये देखूंगा कि इस वायर से मैं जितना दूर जाता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी उतनी कम होती जाएगी, और इस वायर के मैं जितना पास आता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी उतनी कम होती चली जाएगी। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लिखेंगे हम इस तरीके से लिखेंगे कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को मैं किससे दिखा रहा हूँ, डिस्टेंस को लेटर सपोज दैट मैं R से दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस R को मैं जितना दूर इमेजिन करूंगा, जितना दूर अगर मैं कोई पॉइंट इमेजिन करूंगा, जितना दूर होता जाऊंगा वायर से, ये यहाँ इतना है, यहाँ पे पहुंच के लिए इतना हो गया, R मेरा जितना ज्यादा होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी, और R में जितना कम करता जाऊंगा, जितना मैं वायर के पास पहुंचता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा होती जाएगी। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। तो ये आप याद रखने के लिए फॉर्मूला या फिर एक स्टेटमेंट याद रख सकते हो कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये बात हो गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड एक वायर के आसपास किस तरीके से बनेगी, कैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है और कहां उसकी इंटेंसिटी घट जाती है या वाइस वर्सा किस तरीके से काम करता है। अब मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड है मतलब क्या हुआ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किस तरीके से होगा। तो अभी मैंने बताया कि अगर कोई वायर है जिसमें करंट मेरा जा रहा है इसके इर्द गिर्द, तो इसके इर्द गिर्द क्या होगी, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मेरी बनेगी, सीधी सी बात है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मुझे पता करना है तो हम क्या यूज करते हैं, हम मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, आपको क्या करना है, जहां पे भी करंट जा रहा है उसके सामने अपने हाथ को रखना है। राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि करंट जब जा रहा है तो आपको अपना हाथ रखना है। लेट अस सपोज दैट कि जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, हम राइट हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो थंब है मेरा वो थंब करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, और राइट हैंड की फिंगर्स को अगर मैं कर्ल करता हूं तो जिस तरफ मेरी उंगलियां मुड़ रही हैं वही मेरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। कैसा, ये मेरी क्या हो रही है, थंब मेरा ऐसा रखा हुआ है और उंगलियां मेरे अंदर की तरफ मुड़ रही। जब अंदर की तरफ मुड़ रही मतलब कैसे, इधर की तरफ मैं एक सर्कल इमेजिन कर लूं, ये जो सर्कल है मेरा इसका डायरेक्शन किस तरीके से होगा, इसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा। तो यहां मैं देख सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरीके से होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर से जाएगा, ये मेरा थंब है, करंट में मैग्नेटिक फील्ड मेरी इधर से जाएगी और इधर से घूम के वापस आएगी। मतलब ये इधर जा रही है और घूम के कैसी आ रही है, वापस ऐसी आ रही है, इधर घूम के जा रही है, इस तरीके से वापस आ रही है। अब ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की जरूरत क्यों पड़ी, लेफ्ट हैंड थंब रूल क्यों नहीं बोल रहे हम, इसको जरा समझते हैं। देखिए मैंने बोला करंट मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने हाथ में जो थंब है मेरा उसको मैं करंट की तरफ दिखा रहा हूं, और जब मैं उंगलियों को कर्ल कर रहा हूं तो मुझे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ही मिलेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे आप बोल सकते हो, एक ही डायरेक्शन मिलेगा जिसमें मेरी उंगलियां कर्ल हो सकती है। क्यों, क्योंकि मेरा हाथ है वो पीछे की तरफ कर्ल नहीं हो सकता, सिर्फ आगे की तरफ ही कर्ल हो सकता है। तो जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है उस डायरेक्शन मेरे को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ना होके उल्टा चल रही होती तब हम क्या करते, राइट हैंड थंब रूल ना यूज करके क्या यूज करते, लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज करते, तो क्या होता है इधर की तरफ कर्ल दिखाता। चलो लेट अस सपोज दैट ये जो राइट हैंड थंब रूल है मेरा, क्या ये तब काम करेगा जब मेरा वायर नीचे की तरफ करंट चलाएगा। जब वायर में नीचे की तरफ करंट जा रहा है तब मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो मैंने बोला ये मेरा थंब है, थंब के डायरेक्शन को मुझे कहां रखना है, जिस डायरेक्शन मेरा करंट जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, थंब को नीचे कर देता हूं। जब मैं थंब को नीचे कर दूंगा तो मुझे क्या होगा, उंगलियां इस डायरेक्शन में कर्ल करती हुई मिलेंगी। मतलब कैसा कि अब इसमें जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं मैं, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, उसका डायरेक्शन मेरा राइट हैंड थंब रूल बताएगा। मैंने थंब को इस तरीके से प्लेस किया, फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर रहा हूं, मतलब अब इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अब इसका डायरेक्शन मेरा इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो राइट हैंड थंब रूल है वो क्या करता है, राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को समझाता है कि करंट के डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरीके से होगा। वो कौन समझाता है हमको, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना है कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, उसका डायरेक्शन किस तरीके से बनता है और उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझिएगा।
वीडियो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे डिस्कस करो और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, बाय बाय, थैंक यू।